वो हमारा बिल्कुल बेसिक, आज का लेक्चर बिल्कुल बेसिक टर्म्स से मुतल्का है, क्योंकि यहाँ पे कई दोस्त ऐसे होंगे जो कि यूट्यूब पे फ्री कोर्स देख के आए होंगे, और कई दोस्त ऐसे होंगे जो कि जिनका बिल्कुल नया नया अभी एक्सपीरियंस होगा ये वाला। तो मुझे बताएं, आप में से कौन से दोस्त ऐसे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन में से जो इन्होंने ऑलरेडी यूट्यूब पे कोर्स देखा हुआ है जीबीओ की? ओके, ठीक हो गया। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 40% के करीब लोग हैं। तो मुझे बताएं, आप में से कितने लोगों ने मुकम्मल कोर्स देखा था, पूरा कोर्स देखा था? ओके, 40% में से 20% से भी कम रह गए हैं बाकी। ओके, पूरा कोर्स कम लोगों ने देखा है। अच्छा, अब पूरा कोर्स देखने के बाद प्रैक्टिस किन लोगों ने की थी? वेंडर शीट तैयार की हो, वेंडर्स को अप्रोच करने की कोशिश की हो। वेंडर्स क्या होते हैं, ये सारी बातें करनी है इंशाल्लाह हमने आज। क्लाइंट्स को अप्रोच करने की कोशिश की हो, किसी को कोई ऑर्डर मिला हो। एप्स नहीं थी, ओके। किसी को कोई ऑर्डर मिला हो, क्योंकि कई दफा ऐसे स्टूडेंट्स भी हमारे पास आते हैं जो ऑलरेडी पैसे कमा रहे होते हैं, तो अपनी स्किल को थोड़ा सा मजीद अच्छा करने के लिए कोर्स अटेंड करते हैं। चलें, टूल्स इशू था। ओके, टूल्स आपको बता देंगे इंशाल्लाह कि कहाँ कहाँ से फ्री मिलेंगे, कहाँ से बाय बाय कर सकते हैं आप। चलें जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स की तरफ से भी काफी बेहतर रिस्पॉन्स है, काफी लोगों ने देखा हुआ। चलें, लेकिन चूंकि मोर देन 50% लोग वो हैं जिन्होंने कोर्स नहीं देखा हुआ, तो लिहाजा हम कोशिश करेंगे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें। उस बेसिक से फायदा ये होगा कि जिन्होंने कोर्स देखा हुआ है उनके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज भी हो जाएंगे और मजीद पक्के हो जाएंगे और कुछ नई चीजें भी सीखने को मिलेंगी। और जो नए लोग हैं उनकी तमाम चीजें इंशाल्लाह शुरू से ही क्लियर हो जाएंगी। तो जी, सबसे पहले हम बात करते हैं जीबीओबी है क्या। जीबीओबी का मतलब है गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच बिजनेस। अच्छा, अब यहाँ पे गेस्ट ब्लॉगिंग एक स्किल है और आउटरीचिंग भी एक स्किल है। गेस्ट ब्लॉगिंग एक स्किल है और आउटरीचिंग क्या है, एक सेपरेट स्किल है। तो इस कोर्स में मैंने क्या किया है, दो चीजों को आपस में कंबाइन कर दिया है कि गेस्ट ब्लॉगिंग भी करनी है और आउटरीचिंग भी करनी है। आउटरीचिंग का मतलब बड़ा सिंपल है कि हमने लोगों से राब्ते करने। वो लोग हमारे वेंडर्स भी हो सकते हैं और लोग हमारे क्लाइंट्स भी हो सकते हैं। वेंडर से मुराद सप्लायर्स। अब वो क्या सप्लाई करेंगे हमें वो देखेंगे इंशाल्लाह, आज ही देख लेंगे उसको इंशाल्लाह। और क्लाइंट से भी रब्ते करेंगे, तो वेंडर्स आउटरीच क्लाइंट्स आउटरीच दोनों से रब्ते करने हैं। लेकिन एक्चुअली गेस्ट ब्लॉगिंग क्या है, इस बात को हमें जरा इन डेप्थ समझना है ताकि हमें तमाम जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ आ सके। मैं हमेशा कहता हूं कि सिर्फ कोर्स करना, अगर अगर हम मुझसे कहेंगे कि सर 2 दिन या 3 दिन के अंदर मुझे ये सारी चीजें बता के तो इतनी सी बात बता दे मैं पैसे कुछ ना कुछ कमा लूं, तो मैं इतनी चीजें आपको बता दूंगा। लेकिन जब क्लाइंट्स आपके पास आएंगे तो अच्छे तरीके से बात नहीं कर सकेंगे उनके साथ। अगर हम चाहते हैं कि हम बड़े क्लाइंट्स के साथ, अच्छे क्लाइंट के साथ अच्छे अंदाज से बातचीत करें, हमें अच्छे ऑर्डर्स मिलने के चांसेस ज्यादा हों, तो फिर हमें नॉलेज डेवलप करना पड़ेगा। जितना आपके पास नॉलेज अच्छा होगा उतनी आपकी बात में कॉन्फिडेंस ज्यादा हो जाएगा, तो क्लाइंट आप पे ज्यादा ट्रस्ट करेगा। लिहाजा इस कोर्स का मकसद सिर्फ ये नहीं कि हमने पैसे कमाने के लिए थोड़ी सी बातें सीख लें। इस कोर्स का मकसद ये भी है कि हमने कॉन्सेप्चुअल चीजें भी देखनी है, टर्म्स भी सीखनी है, नॉलेज भी हासिल करना है, ताकि हम किसी भी क्लाइंट के साथ जब बात करें तो हमारे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस हो। अच्छा जी, अब गेस्ट ब्लॉगिंग क्या चीज है, उससे पहले जरा एक चीज ये देखें कि व्हाट इज अ ब्लॉग। ब्लॉग क्या चीज है, मुझे बताएं आप में से कौन बताएगा ब्लॉग क्या? आर्टिकल, ओके। ब्लॉग क्या चीज है? ब्लॉग इज अ वेबसाइट। कौन सी वेबसाइट? वेबसाइट्स कई तरह की होती है ना। ओके, ओके। देखिए, ब्लॉग से मुराद मैं बताता हूँ, शॉर्टली बात करेंगे। ब्लॉग से मुराद एक ऐसी वेबसाइट है, वेबसाइट की टाइप्स होती हैं। तो ब्लॉग क्या है, वेबसाइट की एक किस्म है। ब्लॉग से मुराद वेबसाइट की ऐसी टाइप है, ऐसी किस्म है जिसके अंदर क्या होगा, इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स लिख लिख के लगाए जाएंगे। ये बात समझ रहे हैं ना? फर्ज करें, मतलब मैं फर्ज करें इंजीनियर हूं और मेरे पास इंजीनियरिंग का नॉलेज है, मेरे पास मैकेनिक्स का नॉलेज है। अब मैं चाहता हूँ ये मेरे पास जो नॉलेज है मैं लोगों के साथ शेयर करूँ। अब मैं कैसे शेयर कर सकता हूँ? या तो यूट्यूब चैनल खोल लूँ, या फिर एक तरीका क्या है कि मैं एक वेबसाइट बना लूँ, उसके ऊपर मैं इंजीनियरिंग से मुतलका टूल से मुतलका मैं आर्टिकल लिख लिख के अपने अपने नॉलेज को मैं इस्तेमाल करते हुए आर्टिकल लिखूं और वहां लगाता जाऊं। अब ये जो वेबसाइट होगी जिसके ऊपर इंफॉर्मेटिव आर्टिकल लगेंगे, इसे क्या बोलेंगे, ये एक ब्लॉग है। इस वेबसाइट को हम क्या नाम देंगे, ये एक ब्लॉग है। और इस वेबसाइट पे ये जो हम आर्टिकल लिख के लगाएंगे, एक आर्टिकल जो लिख के लगाएंगे, इस आर्टिकल को हम बोलेंगे ये ब्लॉग पोस्ट है। ये बात समझ रहे हैं ना? उस पूरी वेबसाइट को हम क्या नाम देंगे, वो ब्लॉग है। और ब्लॉग पे जो पोस्ट लगी है, इस तरह देखिए ना, मैं हमेशा कहता हूं, जो फेसबुक पे पोस्ट लगती है उसे क्या बोलते हैं, फेसबुक पोस्ट। इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगेगी तो उसे क्या बोलेंगे, इंस्टाग्राम पोस्ट। तो जो ब्लॉग पे पोस्ट लगेगी उसे क्या बोलेंगे, ब्लॉग पोस्ट। अब ब्लॉग पे पोस्ट कौन सी लगेगी, वो एक आर्टिकल होगा।
तो वो आर्टिकल हम जब पब्लिश करते हैं ब्लॉग के अंदर, वेबसाइट के अंदर, उस आर्टिकल को हम बोलते हैं ये एक ब्लॉग पोस्ट। ठीक है जी। अच्छा, एक तो होगी ब्लॉग पोस्ट। अब दूसरी होती है गेस्ट ब्लॉग पोस्ट। ये क्या है? ब्लॉग पोस्ट। दूसरी क्या है? गेस्ट ब्लॉग पोस्ट। गेस्ट ब्लॉग पोस्ट को ही हम शॉर्टली कहते हैं गेस्ट पोस्ट। तो जब मैं गेस्ट पोस्ट बोलूंगा इसका मतलब क्या होगा? इसका पूरा नाम क्या है? गेस्ट ब्लॉग पोस्ट। ओके। अब यहां पे गेस्ट ब्लॉग पोस्ट क्या है, जरा फर्क समझेंगे हम यहां पे कि अगर फर्ज करें मेरी मेरी अपनी वेबसाइट है, मेरा अपना ब्लॉग है, मैं अपनी फील्ड से मुतल्लिका एक आर्टिकल लिखूं और आर्टिकल लिख के मैं अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर, तो ये एक ब्लॉग पोस्ट है। लेकिन अगर फर्ज करें आपकी कोई वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट भी इंजीनियरिंग से मुतल्लिका है, आपने कहा जी आपको इतना नॉलेज है आपके पास, तो आप ऐसा करें एक आर्टिकल लिख के मुझे भी दें, मैं भी अपनी साइट पे लगाऊंगा आपका आर्टिकल। तो जब मैं आर्टिकल लिख के किसी दूसरी की साइट पे जाकर पब्लिश करवा दूंगा, तो ये जो आर्टिकल, ये जो ब्लॉग पोस्ट होगी, इसे क्या बोलेंगे? ये गेस्ट ब्लॉग पोस्ट। तो यहां सिंपल एक फर्क हमें समझ आ गया। आर्टिकल लिख के अपनी ही साइट पे लगाएंगे तो ये ब्लॉग पोस्ट है, आर्टिकल लिख के किसी दूसरे की साइट पे लगाएंगे तो ये क्या है? गेस्ट पोस्ट। बात समझ आया ना? तो गेस्ट ब्लॉगिंग से मुराद क्या है? गेस्ट ब्लॉगिंग से मुराद यही है कि हमने दूसरे लोगों से राब्ते करने हैं और उनसे कहना है कि अगर हम आपकी वेबसाइट पे अपना आर्टिकल लगवाना चाहें तो बताएं क्या आप अलाउ करेंगे हमें, क्योंकि हर बंदा अलाउ नहीं करता। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो हमने क्या करना है, हमने हमने लोगों से राब्ते करने हैं। अब जिन लोगों से हम राब्ते करेंगे, जिनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि यार मेरा आर्टिकल है तो आप अपनी साइट पे लगा लें, क्यों लगाएं, उससे हमें क्या फायदा मिलेगा, ये बात अभी आगे आ रही है, मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन हमने करना कि हमारे इस फील्ड में क्या होगा, सबसे पहला स्टेप यही है, हमने ऐसे लोगों से राब्ता करना है जिनके अपने अपने ब्लॉग्स हैं। उनसे राब्ता करके हमने क्या कहना है कि आप हमें अपने अपने ब्लॉग पे गेस्ट पोस्ट लगाना अलाउ करते हैं। वो क्यों अलाउ करेगा? वो हमसे पैसे लेगा। बहुत से लोगों ने अभी कारोबार बना लिया कि अगर आप हमारे ब्लॉग पे एज अ गेस्ट आर्टिकल पब्लिश करना चाहते हैं, पहले पैसे दें फिर हम आपका आर्टिकल लगाएंगे, या आपका आर्टिकल आप लगा लें, जब आपका आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा फिर आप पैसे दे दें। लेकिन वो पैसे चार्ज करते हैं। अब ये जो लोग हैं जिनके अपने अपने ब्लॉग्स हैं और हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा ब्लॉग पब्लिश कर दें, हमारी हमारी पोस्ट अपनी वेबसाइट पे लगा दें, इनको बोलेंगे ये वेंडर्स। ये कौन है? ये जो ब्लॉग के मालकान हैं, ये कौन होंगे? ये वेंडर। क्योंकि इनसे राब्ते करके हमने इनकी साइटों पे आर्टिकल्स लगवाने हैं। कब लगवाने हैं, क्यों लगवाने हैं, किसके लिए लगवाने हैं, ये बातें सारी बात की है। लेकिन फिलहाल मैं बताना चाह रहा हूं कि ब्लॉग पोस्ट क्या है, गेस्ट ब्लॉग पोस्ट क्या है और वेंडर्स कौन है। ये समझ आ गई? ये तीनों बातें क्लियर हो गई? ओके। अच्छा, इसके बाद अब ये चीजें करने के बाद, ये ऑनलाइन स्टोर्स तक क्लियर है? ये 3 पॉइंट्स ये वाले। ओके। चलिए जी, इमरान इसहाक साहब ने बताया जी कि 100 साइटों के साथ ऑलमोस्ट डील कर चुके हैं, तो बड़ी अच्छी बात है जी, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है माशाल्लाह से। चले जी, जबरदस्त हो गया। अच्छा जी, अब इसके बाद अब ये चीजें हमारी क्लियर हो गई हैं। अब अगला सवाल, अगला सवाल जो इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि आज हमने सिर्फ बेसिक बातें में बोला ना, नॉलेज हमने बेस क्लियर करनी है अपनी, ताकि जब बेस क्लियर होगी अगली तमाम बातें आपको बड़ी आसानी से समझ आएंगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब अगला सवाल ये जी कि जो हम गेस्ट ब्लॉग लगाते हैं, गेस्ट पोस्ट पब्लिश करवाते हैं किसी दूसरे की साइट पे जाके, इसका ये क्यों करवाते हैं, इसका क्या बेनिफिट है, ये क्यों किया जाता है काम ये? तो देखिए जरा, इसमें जरा इसको इन डिटेल जरा सीक्वेंस के साथ देखते हैं, जरा इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है, एक्चुअली आईटी को दुनिया में क्या हो रहा है। ले जी, हो ये रहा है कि जब मैं, मेरा एक मिनट ठहरिएगा। ओके। अच्छा जी, अब यहाँ देखिएगा, फर्ज करें, मैं अक्सर मिसाल दिया करता हूँ कि हमारी अपनी वेबसाइट जो है वो स्मार्ट वॉचेस से मुतल्लिका है, 2-3 साइटें हमारी स्मार्ट वॉचेस से मुतल्लिका हैं। तो फर्ज करें मैंने कोई स्मार्ट वॉच बाय करनी है, तो हम लोग क्या करते हैं, या यूट्यूब पे जाकर सर्च करते हैं या गूगल पे आकर सर्च करते हैं जी, मैं क्या लिखूंगा, मैं करूंगा जी बेस्ट स्मार्ट वॉच कौन सी है, बेस्ट स्मार्ट वॉच, बेस्ट स्मार्ट वॉच फॉर वुमेन, लेट्स सपोज ये सर्च कर लेते हैं। मैंने ये लिख के सर्च किया। फर्ज करें किसी खातून ने स्मार्ट वॉच बाय करनी है, लेकिन पहले वो खातून देखना चाहती हैं कि अच्छी अच्छी वॉच कौन सी है, उन्हें पता नहीं है इस बारे में। उन्हें गूगल पे आकर सर्च कर लिया। जब सर्च किया तो कई साइटों ने कितने रिजल्ट्स आए हैं, ये कोई लाखों करोड़ों में रिजल्ट्स होते हैं ये वाले। तो लाखों करोड़ों साइटों ने इस टॉपिक के ऊपर आर्टिकल्स लिखे हुए हैं।
अब ये जो हम लिख के सर्च कर रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं, ये सर्च कीवर्ड है। इसे हम क्या बोलते हैं? ये सर्च कीवर्ड। जो कीवर्ड लिख के गूगल पे सर्च किया जाता है उसके बोलते हैं ये सर्च कीवर्ड। अच्छा, इसके बाद अब देखें, कई साइटों ने इसके बारे में लिखा हुआ है, लेकिन मुझे बताएं, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जब कुछ सर्च करें गूगल पे? बस पहले मुझे ये बताएं कि आप में से कितने लोग हैं जो गूगल पे सर्च करते हैं कुछ ना कुछ, इनकी कुछ ना कुछ प्रैक्टिस है। ओके, मोस्टली लोग आजकल करते हैं, क्योंकि आज से अगर 5-7 साल पीछे चले जाए तब ये रेशो काफी कम थी, लेकिन आजकल तो इतने कॉमन हो गए हैं फोन्स वगैरह, मोबाइल्स वगैरह, तो सर्च काफी बढ़ गई है। अच्छा जी, अब यहाँ पे जब हमने सर्च किया, आप में से कितने लोग ऐसे होंगे कि जब कुछ सर्च करें तो पहली वेबसाइट छोड़ के, दूसरी छोड़ के, तीसरी छोड़ के, चौथी छोड़ के, पांचवी छोड़ के, कुछ 10वीं साइट जाके खोलें? अगर होंगे तो 1% होंगे। मोस्टली मोर देन 90% लोग क्या करेंगे? पहली वाली वेबसाइट को खोलेंगे जो सबसे टॉप पे आएगी। ऐसे ही है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल की सर्च में, गूगल के ये जो सर्च रिजल्ट्स हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? ये गूगल के सर्च रिजल्ट्स हैं। हमने कुछ सर्च किया, ये रिजल्ट आ गए, ये गूगल के सर्च रिजल्ट्स हैं। गूगल के सर्च रिजल्ट्स के अंदर मोस्टली लोग किस वेबसाइट को विजिट करते हैं? जो वेबसाइट उस टॉपिक के अंदर टॉप पे आती है, उस कीवर्ड के अंदर क्या आती है? टॉप पे आती है। अब जब वेबसाइट टॉप पे आएगी तो मैक्सिमम लोग इसको विजिट करेंगे। इसका मतलब क्या है? कि मैक्सिमम ट्रैफिक इस वेबसाइट पे जाएगी। ट्रैफिक से मुराद क्या है? नंबर ऑफ विजिटर्स पर मंथ, कि एक माह में कितने लोग इस वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं। अगर मैं इसकी ट्रैफिक जानने की कोशिश करूं तो अभी चेक कर लेते हैं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं। वैसे तो ट्रैफिक कैसे चेक करनी है वो बातें बाद में करेंगे इंशाल्लाह, वो हमारा लेक्चर कल प्रॉपर तरीके से इसको देखेंगे, लेकिन फिलहाल एक आइडिया ले लेते हैं। इस वेबसाइट की जो ट्रैफिक है वो कितनी है? 8.85 मिलियंस पर मंथ। 8.85 मिलियंस पर मंथ, तकरीबन 1 करोड़। तकरीबन 1 करोड़ ट्रैफिक इसकी है। कहां से? कितने में देर में? 1 मंथ के। तो ट्रैफिक से मुराद क्या है? नंबर ऑफ विजिटर्स पर मंथ। एक माह में ऑलमोस्ट 1 करोड़ लोग इसको विजिट कर रहे हैं। अच्छा, अब क्या होगा? अब देखिए, विजिट तो लोगों ने कर लिया, अब इसने क्या किया हुआ है? बेस्ट स्मार्ट वॉचेस फॉर वुमेन इन 2024, एक आर्टिकल लिखा हुआ है। ठीक है जी। अब यहां पे देखिए, इसने आर्टिकल लिखने के साथ साथ बीच बीच में कहीं ना कहीं ये काम किया हुआ है क्या? यहां देखें, टूडेज बेस्ट डील्स, व्यू एट Amazon, व्यू एट Amazon, व्यू एट Amazon। उसने बीच बीच में कुछ लिंक्स लगाए हुए हैं। ये लिंक किसके हैं? Amazon के। जरा बात ध्यान से समझ लेनी है आपने, ताकि जरा चीजें क्लियर हो जाए कि गेस्ट पोस्टिंग एक्चुअली क्या फायदा होता है। अच्छा, अब जब मैंने क्लिक किया व्यू एट Amazon, तो क्या हुआ? Amazon की वेबसाइट खुल गई। अभी वेबसाइट ही ओपन हो जाएगी। ले जी, Amazon आ गई। अब फर्ज करें मैं रीडर था, मैं रीडर हूं, मैंने उस वेबसाइट को पढ़ा, मैंने वो पूरा आर्टिकल पढ़ा। आर्टिकल पढ़ने के बाद मुझे लगा यार मैं मुझे बाय कर लेनी चाहिए वॉच। मैंने क्लिक किया क्या? Amazon के ऊपर क्लिक किया, Amazon खुल गया। अब यहां से फर्ज करें मैंने ये वॉच बाय कर ली, ये वाली वॉच बाय कर ली, लेट्स सपोज मैं वॉच बाय करूंगा। मैं पैसे किसको दूंगा? Amazon को। Amazon से बाय कर रहा हूं ना, मैं पैसे किसको दूंगा? Amazon को। लेकिन Amazon को पता चल गया है कि ये जो ग्राहक है जिसने ये वॉच बाय की है, ये किसने भेजा था? ये टॉम्स गाइड ने भेजा था। टॉम्स गाइड कौन है? ये वो वेबसाइट है जिसको मैंने विजिट किया था, जो नंबर 1 पे आई थी। वो उसके पास इस लिंक के पीछे निशानी लगी हुई है कि जो बंदा क्लिक करके अमेजोन के पास गया है, तो इसका पीछे एफिलिएट लिंक लगा हुआ है। अमेजोन को पता चलेगा ये बंदा फलां वेबसाइट ने रिकमेंड किया है। अब जब मैं बाय करूंगा तो अमेजोन मुझसे पैसे लेगा, लेकिन जिसके थ्रू ये ग्राहक गया अमेजोन के पास, अमेजोन उसको भी कुछ कमीशन देगा। ये टॉम्स गाइड को कमीशन मिलेगा। फर्ज करें ये कमीशन वेरी करता है, ये कमीशन जो है ये तकरीबन 2% से लेकर तकरीबन 7-8% तक ये कमीशन होता है। तो फर्ज करें एक $100 की एक वॉच है। अब $100 की वॉच अगर कोई बंदा बाय करता है, उसमें से फर्ज करें 5% कमीशन है, तो $5 किसको मिल गए? उस बंदे को मिले, उस वेबसाइट को मिले हैं जिसने उसको गाहक को भेजा है। अब देखिए, टॉम्स गाइड पे एक माह में 1 करोड़ ट्रैफिक आ रही है। 1 करोड़ का 1% कितना बनता है? 1 लाख। 1 करोड़ का 1% कितना बनता है? 1 लाख। अगर 1 लाख लोग इसके थ्रू, 1% लोग सिर्फ वॉच बाय कर ले अमेजोन पे जाकर, इसके कहने पे, टॉम्स गाइड के कहने पे, और हर वॉच के बदले उसे $5 कमीशन मिल जाए, तो ये कितने डॉलर्स बनते हैं पर मंथ? $5 लाख पर मंथ। ये बात से मैंने कुछ नहीं किया, क्या किया? एक वेबसाइट बनाई है,
लोग हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं, हमारे आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, क्लिक करके कहाँ जा रहे हैं, अमेजोन पे जा रहे हैं, वहां से बाइंग कर रहे हैं। हमने नहीं, हमने जो वॉचेज हैं खरीदनी नहीं रखी हुई। सारा काम, सारा स्टॉक मैनेज किसने किया हुआ है? अमेजोन। हमारा काम सिर्फ क्या है, हमने सिर्फ भेजा है क्लाइंट किसके पास? अमेजोन के पास कस्टमर भेजा है, और हमें कमीशन मिलते जा रहे हैं। अब देखिए, ट्रैफिक जितनी ज्यादा ट्रैफिक होगी, उतनी सेल्स के चांसेस भी क्या होंगे? ज्यादा, उतना कमीशन ज्यादा बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ? जरा देखिए इनडायरेक्टली क्या हुआ कि गूगल की रैंकिंग में जो वेबसाइट टॉप पे आएगी उस पर ट्रैफिक ज्यादा आएगी। जिस पे ट्रैफिक ज्यादा आएगी उसकी सेल्स ज्यादा होंगी। जिसकी सेल्स ज्यादा होंगी उसका कमीशन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहां समझ आ गया आपको जो मैंने बात बताई है कि गूगल की रैंकिंग में नंबर वन पे आना क्यों इंपॉर्टेंट है। जो नंबर वन पे आता है वो अच्छे खासे पैसे कमाता है। ये बात क्लियर होगी। अब अगला सवाल ये है कि नंबर वन पे आया कैसे जाए। ये बातें सारी समझ आ रही है ना आपको? जहां जहां मसला आ रहा है मुझे आपने बता देना हल्का सा, क्योंकि ये सेक्शन वाइज हम बात कर रहे हैं वाली फिलहाल। हाँ जी, आप बता दें इस सेक्शन में क्या मसला आपको है। जी मैं बताता हूँ उसके बारे में भी। ये बातें भी आगे वाली बातें हैं। फिलहाल हम बेसिक बातें डिस्कस कर रहे हैं ना, ये बातें भी आगे आएंगी इंशाल्लाह कि कोई वेबसाइट में लिंक क्यों देगी, उसकी क्या रीजन। अच्छा जी, अब इसके बाद देखें, अगला सवाल हमारा क्या था कि गूगल में कोई वेबसाइट अगर नंबर वन पे आना चाहती है तो उसे क्या करना पड़ेगा। नंबर वन पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा? नंबर वन पे आने के लिए अपनी वेबसाइट को अच्छा बनाना पड़ेगा। जितनी आपकी वेबसाइट ज्यादा अच्छी होगी उतना ही उसकी रैंकिंग गूगल के नजदीक क्या होगी? ज्यादा अच्छी होगी। अब वेबसाइट अच्छी बनाने का जो अमल है, इस अमल को हम नाम देते हैं एसईओ का। किसका नाम देते हैं? एसईओ। एसईओ का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन कौन है? वो गूगल है। इस तरह बिंग भी है, इस तरह याहू भी है। तो गूगल इज द सर्च इंजन। ठीक हो गया जी। तो क्या प्रोसेस का नाम है, तो क्या उसका नाम है कोर्स का? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कि सर्च इंजन के मुताबिक अपनी वेबसाइट को हम ऑप्टिमाइज कर लें, बेहतर कर लें। अगर हम अपनी वेबसाइट की अच्छी एसईओ करने में कामयाब हो जाते हैं, हमारी वेबसाइट टॉप पे आ जाएगी। देखिए, टॉप पे आने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा टॉप पे आएगी। देखिए, अगर मैं करूं बेस्ट स्मार्ट वॉचेज इन फॉर वुमेन, तो यहाँ पे ये साइट टॉप पे आई है। वुमेन, मैं अगर यहाँ पे बेस्ट स्मार्ट वॉचेज फॉर किड्स कर देता हूं, अब देखें क्या हुआ, रिजल्ट चेंज हो गए ना। इसका मतलब क्या होगा कि जब भी सर्च कीवर्ड बदलेगा, रिजल्ट्स भी क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। तो हमने डिसाइड करना होता है, मतलब जो बंदा जो टॉप पे आना चाहता है, पहले वो डिसाइड करता है कि मैंने किस टॉपिक पे टॉप पे आना है, किस कीवर्ड पे मैंने रैंक करना है। तो कीवर्ड टू कीवर्ड रैंकिंग क्या हो रही होती है? चेंज हो रही है। बदल जी। तो अगर अपनी वेबसाइट को हमने अच्छा बनाना है, रैंक करना है नंबर वन पे, तो क्या करना पड़ेगा? एसईओ करनी पड़ेगी। अब एसईओ के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। एसईओ का पूरा एक कोर्स है और वो जीबीओपी से बड़ा कोर्स है, क्योंकि जीबीओपी एसईओ का एक छोटा सा पोर्शन है। बाकी एसईओ बहुत बड़ी चीज है। उस पर काफी टाइम लगता है सीखने में, प्रैक्टिस करने में। ऑलमोस्ट साल लग जाता है उसके। अच्छा बहरहाल जी, अब एसईओ के अंदर जो मेन मेन चीजें हैं जो कि ज्यादा रोल प्ले करती हैं, वो क्या होती हैं? उसमें सबसे पहली चीज मैं अक्सर कहता हूं, ये आपके एसईओ के पिलर्स हैं। ये सुतून है जिसके ऊपर पूरी बिल्डिंग खड़ी होगी आपकी एसईओ। वो पिलर्स कौन कौन से हैं? नंबर वन चीज आपकी कीवर्ड रिसर्च, कि आप किस टॉपिक पे रैंक करना चाहते हैं, पहले वो टॉपिक चूज कर लेना। नंबर टू, आप उस टॉपिक पे कितने 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 अच्छे अच्छे आर्टिकल लिख के लगा रहे हैं। वो गूगल को और रीडर्स को कितने ज्यादा पसंद आ रहे हैं। जिसको अगर वो ज्यादा पसंद आएंगे, आप उस पर जल्दी रैंक कर दो। तो नहीं पसंद आएंगे, अब नहीं रैंक करेंगे। पहली चीज कीवर्ड रिसर्च। नंबर टू, कंटेंट, कितना अच्छा लिख रहे हैं, आर्टिकल कितने अच्छे लिख रहे हैं। नंबर थ्री, आप अपनी वेबसाइट की लिंक बिल्डिंग कितनी अच्छी कर रहे हैं। अपनी वेबसाइट की लिंक बिल्डिंग कितनी अच्छी। लिंक बिल्डिंग से मुराद क्या है? लिंक्स कायम करना, लिंक्स बनाना आपस में। देखिए, मैं अक्सर मिसाल दिया करता हूं कि जो एसईओ है ना, ये बात याद रखिएगा, इससे काफी चीजें आपकी इंशाल्लाह आसान हो जाएंगी। गूगल के नजदीक जो एसईओ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो गूगल ने जो रूल्स बनाए हैं, वो सारे के सारे हमारी डेली रूटीन को देखते हुए बनाए हैं। अब देखिए डेली रूटीन में क्या है, एक फर्ज करें एक बच्चा पैदा हुआ आज, उसकी कितनी अथॉरिटी है, उसकी बात कौन मानेगा? उसकी माँ के अलावा कोई नहीं मानेगा मेरे ख्याल। ऐसे ही है ना। लेकिन जैसे वो बच्चा बड़ा होगा, आहिस्ता आहिस्ता वो पढ़ाई करेगा, बड़ा आदमी बनेगा, किसी गवर्नमेंट इदारे में लग जाएगा, उसकी थोड़ी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अगर उस बंदे के प्राइम मिनिस्टर के साथ लिंक्स बन जाते, ताल्लुकात कायम होते,
उसकी बात की अथॉरिटी क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, हमारे लिंक्स बनते हैं साथ साथ, उतनी हमारी अथॉरिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसी तरह वेबसाइट के अंदर भी ऐसा होता है। जब आप वेबसाइट को नई स्टार्ट करते हैं, वो बिल्कुल एक नए पैदा होने वाले बच्चे की तरह है। उसकी अथॉरिटी जीरो है, उसकी पावर जीरो है, उसकी बात कोई नहीं मानेगा, वो कभी रैंक नहीं करेगा शुरू में। अगर उसे रैंक करवाना चाहते हैं, उसकी पावर बढ़ानी पड़ेगी, उसे पावर देनी पड़ेगी। पावर कैसे देनी पड़ेगी, उसके तल्लुकात बनाने पड़ेंगे डिफरेंट साइटों के साथ, अच्छी अच्छी साइटों के साथ उसके लिंक्स बिल्ड करने पड़े। और वो लिंक्स कैसे बिल्ड होते हैं, लिंक्स बिल्ड करने के कई तरीके हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका है वो कौन सा है, वो गेस्ट पोस्टिंग। मैं क्या करूंगा, मैं अच्छी अच्छी साइटों को मेल करूंगा, लो जी मेरी वेबसाइट है, और मेरी वेबसाइट जो है फर्ज करें फैशन से मुतल्लिक है, तो आपकी वेबसाइट भी फैशन से मुतल्लिक है, मेरे पास फैशन का अच्छा नॉलेज है, तो अगर मैं आपको अच्छा अच्छा सा आर्टिकल लिख के दूं, तो क्या पब्लिश कर लेंगे आप अपनी साइट पे? और जब वो पब्लिश करेंगे तो क्या होगा, उस आर्टिकल के अंदर मेरा लिंक होगा। ये बात समझ रहे हैं ना? आर्टिकल मैंने लिखा, पब्लिश कहीं और करवाया, लेकिन उस आर्टिकल में अपना लिंक लगा दिया, उस लिंक से क्या होगा, मेरा ताल्लुक बन जाएगा उस वेबसाइट के साथ। इससे जितने ज्यादा और अच्छे लिंक्स में बनाता जाऊंगा, उतनी मेरी वेबसाइट स्ट्रांग होती जाएगी, और उसके नंबर वन पे आने के चांसेस क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे समझ आ गई कि जो लिंक बिल्डिंग है, यानी जो गेस्ट पोस्टिंग है, उसका रैंकिंग के अंदर बड़ा ही मेन किरदार है। जितनी अच्छी लिंक बिल्डिंग आप करवाते हैं, उतना ही फायदा ज्यादा होता है। मैं अक्सर मिसाल दिया करता हूँ, क्योंकि हमारे जो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, उनमें से एक बड़ा क्लाइंट जो है वो कैप कट के नाम से, आपने नाम सुना होगा कैप कट, जानते हैं ना, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, मोबाइल ऐप भी है उसकी। तो कैपकट जो है, उसके साथ हम काम करते हैं, अभी भी काम चल रहा है उनके साथ। तो कैपकट की जो कंपनी है, उन्होंने अपनी वेबसाइट के लिए तकरीबन, मैं अभी आज काउंट कर रहा था क्योंकि मैंने उसमें मजीद आगे काम करवाना था अभी, तो तकरीबन हमसे नहीं, ओवरऑल वो बहुत सारे लोगों के साथ काम कर रहे हैं। तो कैपकट ने अभी इस वक्त तक, आज की डेट तक, जो मेरे पास लिस्ट उनकी मौजूद है, 81,746 या 45 गेस्ट पोस्टें लगवाई। 81,745 गेस्ट पोस्टें उन्होंने लगवाई हैं डिफरेंट साइटों के ऊपर। नहीं, उन्होंने इतने ज्यादा लिंक्स बिल्ड किए हैं। और जब मैंने शुरू में काम स्टार्ट किया, मैंने पूछा आपका बजट क्या है, पर गेस्ट पोस्ट कितने पैसे पे कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा जी हमारा जो पर गेस्ट पोस्ट बजट है तकरीबन $1,000 है, लेकिन अगर साइट अच्छी होगी, जबरदस्त किस्म की होगी, तो हम इससे ज्यादा भी पे कर सकते हैं। अब जरा मल्टीप्लाई करें, फर्ज करें $100 एवरेज लगा लें, $100 एक गेस्ट पोस्ट की, मल्टीप्लाई करें उसे, आप 80,000 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कितने बन गए, 8 लाख बन गए ना। क्योंकि ये 80,000 है, तो 100,000 हो जाएगा, 80 लाख बन गई। $80 लाख ऑलमोस्ट वो ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं, किसके ऊपर, गेस्ट पोस्टिंग। 100, अगर 100 के हिसाब से लगाएं, $80 लाख वो ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं। वो इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे हैं? क्योंकि जितने ज्यादा पैसे खर्च करेंगे, जितने ज्यादा लिंक्स बिल्ड करेंगे, उतनी उनकी पावर बढ़ेगी, और जितनी उनकी पावर बढ़ेगी, उतना उनका रैंक करना क्या हो जाएगा, वो आसान हो जाएगा। और जितना वो रैंक करेंगे, उतनी ट्रैफिक आएगी, ट्रैफिक आएगी तो सेल्स होंगी, पैसे फिर कमा लेंगे वो है ना, पैसा पैसे को खींचता है, तो पैसा लगाते हैं, पैसा कमाते हैं, ये चीज सैलरी। ठीक है ना? तो बहरहाल, तो किसी भी वेबसाइट रैंक करने के लिए उसकी अच्छी गेस्ट पोस्टिंग करवाना एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब हमारा काम यहाँ पे क्या है? हमारा काम वेबसाइट बनाना नहीं है, हमारा काम अपनी वेबसाइट को रैंक करना नहीं है। हमारा काम क्या है, कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा पहला स्टेप क्या हो, हम अच्छी अच्छी वेबसाइट्स को तलाश करेंगे। अच्छी वेबसाइट को तलाश करके उनसे राब्ते करेंगे, और उनसे पूछेंगे कि आप हमारी गेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे। अगर वो कहते हैं एक्सेप्ट करेंगे, उनसे पूछेंगे कितने पैसे लेंगे, पूरा एक टेम्पलेट है, वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि आपने क्या क्या सवाल सवाल पूछने हैं उनसे, वो पूरी मेल में आपके साथ शेयर करते हैं, जो हम सवाल पूछते हैं उनसे। ओके। अच्छा, अब जब उनके साथ हमारी डील हो जाएगी, हमने वो डील को अपने पास शीट में नोट कर लेना। फिर अगली साइड से राब्ते पहले किए मैं, जिसके साथ डील होती जाएगी शीट में नोट करते जाएंगे। जब हमारे पास कुछ 10-15 साइटें हो जाएंगी, फिर हम स्टार्ट करेंगे काम क्लाइंट्स ढूंढने वाला। अब क्लाइंट्स कौन है? क्लाइंट्स वो हैं जिनकी अपनी साइटें हैं, और वो गेस्ट पोस्ट से लगवाना चाहते हैं, वो अपनी साइट को रैंक करना चाहते हैं, गूगल में टॉप पे आना चाहते हैं। जिनकी ट्रैफिक कम है, जिनकी पावर कम है, वो बढ़ाना चाहते हैं उसको। वो लोग कौन होंगे, हमारे क्लाइंट्स होंगे। ठीक है, अब हम वो उनको तलाश करें। उनको तलाश करने के कई तरीके हैं, कई प्लेटफॉर्म्स हैं, फाइवर है, अपवर्क है, लिंक्डइन है, फेसबुक है, iCubify है, एडसे है, गेस्ट पोस्ट नाउ, मतलब बेशुमार प्लेटफॉर्म्स। हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाकर इनको तलाश करेंगे।
जब क्लाइंट हमें मिल गया, उसने कहा ठीक है जी बताएं कौन कौन सी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास कौन कौन सी साइटें हैं जहां आप मेरी गेस्ट पोस्ट लगा सकते हैं आप। हम जो 15 साइट की जो लिस्ट बनाई थी हमने, वो उसके सामने पेश करते हैं, तो ये 15 साइटें हैं, बताओ किस कौन सी पसंद आई आप। अब 15 मतलब जो पसंद आएगी उसे, हो सकता है कोई एक भी पसंद ना आए, हो सकता है कोई एक पसंद आ जाए, हो सकता है सारी पसंद आ जाए उसको। अब जो उसे पसंद आएगी वो सिलेक्ट करेगा और कहेगा जी मेरा आर्टिकल इस पर पब्लिश करवा दो। वो हमें आर्टिकल देगा, हम उसका आर्टिकल पकड़ेंगे और किसको दे देंगे, वेंडर को। वेंडर कौन है, जो ब्लॉग का मालिक है, जिसने गेस्ट पोस्ट पब्लिश करनी है। क्लाइंट से आर्टिकल पकड़ा, किसको सेंड कर दिया, वेंडर को। और वेंडर जब उसे पब्लिश करके हमें दे देगा लाइव लिंक। क्या देगा, वो लाइव लिंक क्या होता है, वो एक यूआरएल होता है, मैं भी दिखाऊंगा अभी। आप टाइम हमारे पास कितना है, अभी 10 मिनट है ऑलमोस्ट। तो वो हमें लाइव लिंक देगा कि लो जी सबूत के तौर पर, लो जी आपका आर्टिकल पब्लिश हो गया है। हम वो लिंक पकड़ेंगे और क्लाइंट को सबूत पेश कर देंगे, लो जी आपका आर्टिकल पब्लिश हो गया। यानी जो हमें क्लाइंट ने हमें प्रोवाइड करना है, हमने आगे वेंडर को प्रोवाइड करना है। और वेंडर ने आगे से जो हमें प्रोवाइड करना है, हमने वो क्लाइंट को प्रोवाइड कर देना है, सिवाय सिवाय उसका कॉन्टैक्ट। ऐसा नहीं करना कि क्लाइंट का डायरेक्ट रब्ता उसको प्रोवाइड कर दे वेंडर को, वो आपस में सीधे हो जाए, हमारा काम भी इसमें खत्म हो जाए। तो कॉन्टैक्ट के अलावा जो डिटेल्स हैं वो उसे प्रोवाइड कर देंगे। उससे क्या होगा, उससे क्लाइंट जब अप्रूव कर देगा फिर हमें पैसे देगा। जब हमें पैसे देगा तो फर्ज करें वेंडर के साथ हमारी डील हुई है $50 में, हम क्लाइंट से $100 ले रहे हैं। तो $100 क्लाइंट से लेंगे, अपना 50 प्रॉफिट रखेंगे और बाकी 50 जो है वेंडर को उसकी फीस पे कर देंगे। इस तरीके से पर गेस्ट पोस्ट जो है हमारा ये काम चलेगा। सिर्फ थोड़ा 2 मिनट थोड़ा वेट कर लें। ओके। तो अब ये जो प्रॉफिट मार्जिन है, मैंने $50 की बात की है, तो अक्सर स्टूडेंट समझते हैं कि $50 रखने प्रॉफिट हमने। तो ऐसा नहीं होता। बाज का हमें किसी गेस्ट पोस्ट में से $1 बचता है और किसी गेस्ट पोस्ट में से हमें सैकड़ों डॉलर बचते हैं। अभी रिसेंटली एक प्लेटफॉर्म है, ब्लैक एंड वर्ल्ड प्लेटफॉर्म है, उस पर हम लेक्चर करेंगे, हमारा लास्ट या सेकंड लास्ट लेक्चर उसके ऊपर होगा। अभी कोई ऑलमोस्ट 1 माह पहले की बात है कि हमने वहां से क्लाइंट के साथ एक डील की। हमारी जो डील थी आगे वेंडर के साथ, वो $40 के अंदर थी, $40। और हमने क्लाइंट को वही साइट सेल की $544 के अंदर, $544 के अंदर। मतलब $504 प्रॉफिट था एक गेस्ट पोस्ट में से। देखो वेबसाइट अच्छी थी, वो प्रीमियम टाइप की वेबसाइट थी। हमारी डील सस्ती होगी लकीली, लेकिन आगे क्लाइंट को हमने $544 की प्राइस बताई। और बात का ऐसा होता है कि हमारी डील होती है $50 में, हम क्लाइंट को 55 बताते हैं, 55। क्योंकि पता है कि क्लाइंट जो है ज्यादा पे करने वाला नहीं है। तो किसी गेस्ट पोस्ट में से $5 बचते हैं, किसी में से हमें सैकड़ों हजारों डॉलर भी बच जाते हैं। अभी भी एक डील चल रही है, उसके अंदर भी शायद हमें 400 $450 प्रॉफिट होगा सिर्फ एक गेस्ट पोस्ट लगाने से। लेकिन ये भी फिलहाल आपने ये नहीं सोचना कि $400 प्रॉफिट कमाना है। फिलहाल सिर्फ ये है कि आपने सीखना है। आप लर्न करें पहले, लर्न करने के बाद प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने के बाद फिर हम स्ट्रेटेजी बिल्ड करेंगे कि लो जी अब हमने क्या करना है, प्रॉफिट मार्जिन कितना होना चाहिए। शुरू में चाहे प्रॉफिट मार्जिन कम हो लेकिन ऑर्डर मिलने चाहिए। बहरहाल जी, अब यहाँ पे जरा देख लेते हैं कि जो गेस्ट पोस्टिंग है वो किस तरह की, गेस्ट पोस्ट किस तरह की दिखाई देती है। ये आपको बेसिक बातें सारी समझ आ गई। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये मैंने टॉम्स गाइड का मैंने बताया था आपको कि टॉम्स गाइड उसकी वेबसाइट पे ये लिंक लगे अमेजोन के, वो अमेजोन की चीजें सेल करता है और वहां से पैसे कमाता है। तो ये जो मार्केटिंग होती है ना, इसको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। इसे क्या बोलते हैं, देखिए अगर मेरी अपनी चीज है मैं सेल कर रहा हूँ वो और चीज है, वो और बात आ जाती है। लेकिन अगर मैं किसी किसी बड़े स्टोर की चीजें सेल करके उससे कमीशन ले रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं, ये अफिलिएट मार्केटिंग। तो अफिलिएट मार्केटिंग भी पूरा एक फुल फ्लैज एक कोर्स है जो अफिलिएट मार्केटिंग लोग करते हैं, वो करके फिर अच्छे खासे पैसे कमा रहे होते हैं। बहरहाल जी, अब यहाँ पे हमने करना क्या है, मैंने आपको शीट दिखानी है, जो शीट के अंदर हमारे पास जो है हमारी जो कैंपेन है एक, आई थिंक सो ये है जी हमारे पास। जरा मैं इसको डिलीट कर लूँ पहले, जरा इनको क्लोज कर लूँ मैं इन दोनों को। ले जी, ये हमारे पास एक शीट है, ये हमारी अपनी वेबसाइट थी। हमने अपनी वेबसाइट की जो है लिंक बिल्डिंग करवाना शुरू की, गेस्ट पोस्टें लगवाना शुरू की। उस जमाने में आज से कोई 2-2.5 साल पहले की बात है। तो उसमें कितने कितने पैसों में हमारी ये पोस्ट लगी थी, ये प्राइसेस लिखी हुई है सामने। हमने खुद आउटरीच किया उनको, मतलब मैं खुद ही क्लाइंट था, मैं खुद ही आउटरीच करने वाला था, सब कुछ हमने खुद ही कर लिया। ओके। अब हमारी वेबसाइट का नाम है shewant.com। वेबसाइट का नाम है क्या, shewant.com। हमने उसके लिए आर्टिकल लिखे, जो कि हमारी तो अपनी साइट थी ना। हमने एक आर्टिकल लिखवाए, अपने राइटर से क्या किया, आर्टिकल लिखवाए। और आर्टिकल लिखवा के हमने पब्लिश करवा दिया इस वेबसाइट पे, इस पे, इस पे, इस पे, इन सब साइटों पे मैंने आर्टिकल पब्लिश करवा दिया। अब ये तमाम साइटें हैं, ये तमाम जो ब्लॉग्स हैं, इनको बोलेंगे ये वेंडर साइटें हैं। ये कौन सी साइटें हैं,
इनके जो मालकान है वो कौन होंगे? वो वेंडर्स होंगे। और किसका मैं आर्टिकल पब्लिश करवा रहा हूँ? शी1.com का। तो शी1.com जो है वो कौन है? वो क्लाइंट साइट है, और इसका जो मालिक होगा वो क्लाइंट है। ठीक है जी। अब जब मैंने ये आर्टिकल लिखवाया राइटर से, इस वेबसाइट को सेंड किया, इसको जब सेंड किया, इसने मुझे पब्लिश करके इसका लाइव लिंक दे दिया। ये जो आपको सामने यूआरएल दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं, ये लाइव लिंक है। ये सारे लाइव लिंक्स हैं, ये वाले सारे। ये लाइव, इसे लाइव क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, तो मेरा जो आर्टिकल पब्लिश हुआ था वो लाइव हो जाएगा, वो खुल जाएगा मेरे साथ। ये वैसे क्यों आ गया? चले कोई बात नहीं। ले जी, ये मेरा आर्टिकल जो मैं लिख के भेजा था ना, ये पूरा आर्टिकल लिखा लिखा है मेरे सामने आ गया। ओ सॉरी। चलिए, अब ये आर्टिकल हमारे सामने जो है यहाँ पे आ गया, और यहाँ देखें ये पूरा एक आर्टिकल है, इंफॉर्मेटिव आर्टिकल है। ये आर्टिकल चूंकि मैंने अपनी साइट पर नहीं लगाया, मैंने किसी दूसरी साइट पे जाकर लगाया, तो दिस इज कॉल्ड अ गेस्ट पोस्ट। ये गेस्ट पोस्ट है, इसमें कोई फोटो शोटो भी होगी। अब ये लोड नहीं हो रही, जरा रीलोड कर लेते हैं इसको। ये लोड नहीं हो रही। ओके, इनमें शायद कुछ पैटर्न चेंज किया है, अपना थीम चेंज किया वेबसाइट पे मैंने। चलें बहरहाल, अब यहाँ देखिए, जब मैंने आर्टिकल सेंड किया तो देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, यहाँ लिंक लगा हुआ है she1.com। अब जरा ये यहाँ भी बात समझने वाली है कि ये जो वर्डिंग है ना, ये जो टेक्स्ट है, जिस टेक्स्ट के पीछे लिंक लगा हुआ है, ये जो हिस्सा क्लिकेबल है, जहां क्लिक कर सकते हैं हम, देखिए बाकी कहीं क्लिक करने की ऑप्शन नहीं आ रही, लेकिन यहां जब लेके आते हैं तो क्लिक करने की ऑप्शन आ जाती है। तो ये जो जितना हिस्सा क्लिकेबल है, इस हिस्से को हम बोलते हैं ये एंकर टेक्स्ट है। इसे क्या बोलते हैं? ये एंकर से मुराद, एंकर वो जो न्यूज एंकर होता है, ये स्पेलिंग वही वाले हैं। तो एंकर टेक्स्ट से मुराद वो टेक्स्ट है, वो वर्डिंग है जिसके ऊपर क्लिक करने की ऑप्शन आ रही है। तो इस टेक्स्ट को हम बोलेंगे ये एंकर टेक्स्ट है, और जब एंकर टेक्स्ट के पीछे जो लिंक लगा हुआ है, उस लिंक को हम बोलते हैं वो बैक लिंक है। एंकर की बैक पे जो लिंक छुपा हुआ है, उसे क्या बोलेंगे? ये बैक लिंक। फर्क समझ आ गया? एंकर से मुराद क्या है? वो टेक्स्ट जो कि आपको सामने दिखाई दे रहा है, वो अल्फाज जो सामने नजर आ रहे हैं, जहां क्लिक कर सकते हैं। और बैकलिंक क्या है? जो उसके पीछे लिंक लगा हुआ। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे ये जो एंकर टेक्स्ट है, इसके पीछे बैकलिंक है। वो बैकलिंक की टाइप्स होती हैं, वो बैकलिंक डू फॉलो भी हो सकता है, और वो नो फॉलो भी हो सकता है। बस ये आखिरी बात करेंगे आज की, बाकी बातें कल करेंगे इंशाल्लाह। आज के लेक्चर पर कोई प्रैक्टिस नहीं है आपकी, सिर्फ आपने लेक्चर सुना है, इसे आपने ज़हन नशीन करना है, बात खत्म। कल के लेक्चर जब आप आएंगे तो कल आपको इंशाल्लाह जो काम है वो करवाएंगे, फिर आपने प्रैक्टिस भी करनी है उस चीज की। ओके। तो जो इसके पीछे लिंक लगा हुआ है, वो लिंक दो तरह का हो सकता है। वो हो सकता है डू फॉलो बैक लिंक, या फिर नो फॉलो बैक। अब डू फॉलो बैक लिंक और नो फॉलो बैक लिंक में क्या डिफरेंस है? डू फॉलो में और नो फॉलो में क्या डिफरेंस है, देखें। अच्छा, पहले मैं उससे पहले एक चीज आपको और भी बता दूं। ये जो लिंक लगा हुआ है ना, जो हमने गेस्ट पोस्ट लगाई है, इसके हमें मल्टीपल फायदे मिलते हैं, मल्टीपल तरह से फायदे मिलते हैं। पहला फायदा क्या मिलता है? कि जब कोई बंदा, देखें, मेरी साइट मशहूर नहीं है, मेरी साइट मशहूर नहीं थी, लेकिन ये साइट तो मशहूर थी, पुरानी है, अच्छी साइट है। ठीक है ना? अब जब अच्छी साइट पे मैंने अपना आर्टिकल लगा दिया, लोग अच्छी साइट पे आके आर्टिकल पढ़ेंगे, उन्हें कहीं नजर आ गया कि गो टू शी1.com, ये साइट कह रही है शी1 पे जाओ। जब वो क्लिक करेंगे तो क्या होगा? मेरी साइट खुल जाएगी, शी1.com खुल गई। इसका मतलब क्या है कि गेस्ट पोस्ट का पहला फायदा तो ये हुआ कि जिस वेबसाइट पे आप गेस्ट पोस्ट लगाएंगे, उस वेबसाइट से ट्रैफिक हमारी साइट पे आ सकती है। अब ट्रैफिक चाहे गूगल से आए, चाहे इस तरह क्लिक करके आए, दोनों सूत्रों में ट्रैफिक तो आ रही है ना। ट्रैफिक चाहे गूगल से आए चाहे ऐसे आए, सेल्स तो हो सकती है ना। तो पहला फायदा क्या मिला हमें? कि गेस्ट पोस्ट से हमें डायरेक्ट ट्रैफिक मिलती है। जब लोग हमारे लिंक पे क्लिक करते हैं, हमारी साइट पे आते हैं, हमें ट्रैफिक मिलती है, उसके बाद हमारी सेल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये पहला फायदा। नंबर टू फायदा क्या है? कि ये जो लिंक लगा हुआ है, अगर ये लिंक डू फॉलो हो। कौन सा लिंक हो? अगर इसके पीछे लगा हुआ लिंक डू फॉलो है, तो डू फॉलो का मतलब क्या है? कि ये वेबसाइट गूगल को इशारा दे रही है कि इस लिंक को फॉलो करो। डू फॉलो का मतलब है सिफारिश। डू फॉलो का मतलब क्या है? सिफारिश।
यानी अगर ये लिंक डू फॉलो है तो ये वेबसाइट she want.com की सिफारिश कर रही है। अब जब कोई बड़ा बंदा हमारी सिफारिश कर दे तो हमारी वैल्यू बढ़ेगी ना। तो यहां भी ऐसा होगा, जब कोई अच्छी साइट हमारी साइट की सिफारिश कर दे तो गूगल की नजर में हमारी साइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब गूगल की नजर में हमारी साइट की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, हमारी साइट के रैंक होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो पहला फायदा क्या मिला, डायरेक्ट ट्रैफिक आ गई। अगला फायदा क्या मिला कि जब लोग क्लिक करेंगे या लिंक लग जाएगा जब, तो गूगल को ये सिग्नल मिला है कि ये वेबसाइट भी अच्छी है, हमें सिफारिश मिल गई है। अगर मैं 10 साइटों पे गेस्ट पोस्टें लगा लेता हूं मुझे 10 सिफारिशें मिल जाएंगी। अगर कैप कट ने तकरीबन 80,000 साइटों पे गेस्ट पोस्ट लगाई है तो उसे 80,000 साइटों से सिफारिश मिल रही है, इसीलिए उसकी ट्रैफिक लाखों में भी है, लाखों में ट्रैफिक आ रही है उसके, उसकी साइट रैंक भी करती है। ये बात समझ रहे हैं ना। पहला फायदा क्या मिला, डायरेक्ट ट्रैफिक आ गई। अगला फायदा क्या मिला कि ट्रैफिक के साथ साथ सिफारिश भी मिलेगी। लेकिन सिफारिश कब मिलेगी, शर्त क्या है, लिंक कौन सा होगा, डू फॉलो सही। अगर ये लिंक नो फॉलो हुआ तो फिर ट्रैफिक तो मिल जाएगी, क्लिक करने से साइट तो खुल जाएगी लेकिन सिफारिश नहीं मिलेगी। तो नो फॉलो का मतलब है नो सिफारिश। इसका मतलब क्या हुआ, ज्यादा फायदेमंद लिंक कौन सा है, डू फॉलो के नो फॉलो। डू फॉलो में डुअल फायदा हो रहा है, दो फायदे हो रहे हैं, और नो फॉलो में एक फायदा हो रहा है। जी जनाब। मैं मैं भी उस तरफ आ रहा हूँ, उससे वही बताने लगा मैं। ये फिलहाल ये बात समझ आ गई कि डू फॉलो नो फॉलो की इंपॉर्टेंस में क्या फर्क है, पहले ये बात समझने वाली है। अच्छा, अब अगला सवाल ये भी जरा सुन लें कि जब हम वेंडर से बात करेंगे, वेबसाइट के मालिक से बात करेंगे, तो हम किस लिंक की डील करेंगे, डू फॉलो लिंक की कि नो फॉलो लिंक की। उससे हम क्या डिमांड करेंगे, डू फॉलो लिंक, क्योंकि हमारा क्लाइंट भी हमसे क्या डिमांड करेगा, डू फॉलो लिंक। क्योंकि डू फॉलो लिंक में डबल फायदा है और नो फॉलो लिंक में सिंगल फायदा है। लेकिन कुछ बड़ी साइटें ऐसी भी होंगी जो आपको डू फॉलो लिंक अलाउ करेंगे नहीं, और क्लाइंट भी ऐसा होगा वो कहेगा लो जी इस वेबसाइट पे चाहे नो फॉलो मिल जाए, बस लिंक मिल जाए बस। इस तरह बड़ी साइटें हैं, फोर्ब्स है, एनवाई टाइम्स है, ब्लूमबर्ग है, बिजनेस इंसाइडर है, टेक क्रंच है, जो इस तरह की बड़ी बड़ी साइटें हैं, इन्हें कहते हैं प्रीमियम साइट्स। ऐसी साइटों पे अगर नो फॉलो भी मिल जाए तो वो भी बड़े काम का होता है। नहीं, नो फॉलो भी हमेशा रहता है, डू फॉलो भी हमेशा रहता है, लेकिन फर्क सिर्फ क्या है कि नो फॉलो में सिफारिश नहीं मिलती, बस सिफारिश नहीं, मतलब गूगल ने उसकी इंपोर्टेंस काउंट नहीं की। और डू फॉलो में क्या होगा, गूगल उसकी इंपोर्टेंस काउंट करेगा। वो जो वेंडर होता है ना, वेंडर डिसाइड करता है कि उसने डू फॉलो, जब आर्टिकल पब्लिश करता है उसके पास ऑप्शन आती है कि लिंक को उसने डू फॉलो करना है कि नो फॉलो करना है। लिहाजा हम पहले ही वेंडर से कहते हैं हमारा जो लिंक लगाएंगे ना आप, वो डू फॉलो ही लगाना है आप। तो हमें पहले ही उसका डील कौन सी करते हैं, डू फॉलो की। लेकिन वो पहले मैं बता दे कि डू फॉलो मैं नहीं देता, मैं नो फॉलो ही अलाउ करूँ, फिर हम अपनी शीट में नोट कर लेंगे कि ये वेबसाइट डू फॉलो अलाउ नहीं करती, ये सिर्फ नो फॉलो। अच्छा, अब ये चेक कैसे करें कि जो लिंक लगा हुआ है she want.com के पीछे, जो लिंक लगा हुआ है वो डू फॉलो है कि नो फॉलो, ये चेक किस तरह किया जाए। इसके ऊपर मैंने क्या करना है, यहाँ माउस लेके आना है, और माउस ला के मैंने यहाँ पे जो माउस का राइट वाला बटन होता है ना वो दबाना है, यहाँ राइट क्लिक करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे नीचे देखिए ऑप्शन आ रही है इंस्पेक्ट, क्या ऑप्शन आ रही है, इंस्पेक्ट। अब मैंने इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है। इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे राइट साइड पे आपके पास एक अलग पोर्शन खुल गया है। अब जो अलग पोर्शन हमारे पास ओपन हो गया, मैं जरा इसको भी अगर जूम कर सकूं, अगर ये जूम हमारे पास हो जाए, ये नहीं हो रहा जी जूम, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ देखें ये जो एक पट्टी आपको नजर आ रही है, देखिए बाकी सारा वाइट है, लेकिन ये एक पट्टी है जो कि लाइट ब्लू कलर में हाईलाइट हुई हुई है। आपको यहाँ फील हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये लाइट ब्लू कलर की पट्टी नजर आ रही है। ओके, अब इस लाइट ब्लू कलर की पट्टी के अंदर आपने देखना है, क्या देखना है, इस पूरी पट्टी में कहीं भी अगर नो फॉलो लिखा हुआ हो, अगर नो फॉलो लिखा हुआ हो तो फिर ये लिंक कौन सा है, नो फॉलो। अगर कहीं भी स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ हो तो फिर ये लिंक स्पॉन्सर्ड है। स्पॉन्सर्ड क्या होता है वो बाद में बताऊंगा आपको। और अगर ना स्पॉन्सर्ड लिखा है ना नो फॉलो लिखा होगा तो इसका मतलब क्या है, ये डू फॉलो। मतलब कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो फिर डू फॉलो है, अगर नो फॉलो लिखा हुआ है तो फिर ये क्या है, फिर ये नो फॉलो। ठीक है जी। तो यहाँ लिंक कौन सा है ये भी समझ आ गया, देखिए यहाँ ये भी नजर आ रहा है हमें, ये देखिए जरा मैंने जूम कर ही दिया है ये लाकर। अब ये लिंक लगा हुआ है she1.com, HTTPS:/, दो यहाँ कॉलन आ गया, दो स्लैशेस आ गए, फिर आगे क्या आ गया, she1.com, आगे क्या आगे स्लैश।
ये वो लिंक है जो उस एंकर के पीछे लगा हुआ था। एंकर क्या था? खाली she1.com। और लिंक क्या है? ये पूरा HTTPS के साथ। तो इससे फायदा में क्या मिला इंस्पेक्ट करने से? एक तो पता चल गया लिंक कौन सा लगा हुआ है, और लिंक मतलब क्या लगा हुआ है, और नंबर 2 पता चल गया कि लिंक कौन सा है, डू फॉलो है या नो फॉलो। ठीक है जी। तो नो फॉलो लिंक जो है उसकी इंपॉर्टेंस कम होती है, डू फॉलो की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। लिहाजा जब भी हमने क्लाइंट से वेंडर से बात करनी है तो हमने डू फॉलो ही डिमांड करना है। अगर वो मना करता है फिर हम नो फॉलो की डील कर लेंगे, वरना पहली प्रायोरिटी हमारी क्या होगी? डू फॉलो डील। ठीक है जी। अब ये चीजें हमारी यहाँ तक बातें होगी, अभी बहुत सारी बातें और भी करने वाली हैं। एक चीज और भी ध्यान में रखिएगा कि फर्स्ट लेक्चर हमारा भी आज है, अब ये सेकंड लेक्चर कल होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि जो एंड वाले लेक्चर्स के क्वेश्चंस हैं वो हम पहले लेक्चर में उसका आंसर मिल जाए हमें। तो डेफिनेटली लेक्चर टू लेक्चर चलना पड़ेगा। तो आज के लेक्चर में जो हमने बातें की हैं इससे मुतल्लिक़ कोई चीज़ अगर समझ नहीं आई या कोई सवाल आपके जहन में पैदा हुआ है तो मुझसे आप भी पूछेंगे, और कल के लेक्चर के सवाल कल पूछेंगे। हमने कोशिश करनी है कि आज के लेक्चर में सिर्फ आज के सवाल पूछें। ओके, आपके क्वेश्चन। अभी आपके क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन ऑफलाइन वालों से होगा और एक क्वेश्चन ऑनलाइन वालों से होगा, मतलब एक उनका क्वेश्चन लेंगे, एक आपका लेंगे जी। जी ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, हर क्लास में सुनने में इस सवाल पैदा हो, क्योंकि जनरल सवाल है ना, एक जनरल कंसर्न है कि देखिए ये तो तभी होगा ना। देखिए जब मैंने लिस्ट शेयर की, क्लाइंट ने कहा मैंने गेस्ट पोस्ट लगवानी है, कितनी साइटें आपके पास? मैंने कहा जी मेरे पास 500 साइटें हैं। मैंने 500 साइटों की लिस्ट उसके साथ शेयर कर दी। वो साइटें खुद खोले, उनके कॉन्टैक्ट निकाल के खुद राब्ते कर ले, मुझे साइड पे कर दे बीच में से। हो सकता है ऐसा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो जेन्युइन क्लाइंट होगा ना वो कभी भी ये काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास और बहुत कुछ है करने वाला। मैंने बताया जो लिंक बिल्डिंग है एसईओ का एक छोटा सा पार्ट है। गेस्ट पोस्टिंग एक पोर्शन है एसईओ का। एसईओ में बाकी बड़ी चीजें करने वाली हैं। तो अगर वो सारे इन पे लगे हो, जब आप करेंगे को पता चलेगा। अगर आप 100 साइट्स को मेल करेंगे तो हर किसी का जवाब नहीं आएगा। किसी का जवाब आपको आज ही आ जाएगा, किसी का कल आएगा, किसी का हफ्ते बाद आएगा, किसी का महीने बाद जवाब आपको आएगा। 100 साइटों को मेल करेंगे 15-20 का जवाब आपको आएगा एक हफ्ते के अंदर, 15-20-30 का आ जाएगा, 40-50 का आ जाएगा। 100% रिप्लाई फौरन नहीं आते। लिहाजा उसमें क्या होगा कि जो क्लाइंट है अगर वो खुद आउटरीच करने लग जाए उन साइटों को, तो रिप्लाईज के वेट करना पड़ेगा, उससे भी डील्स करनी पड़ेगी, बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, वो काफी टाइम टेकिंग काम। वो टाइम सेव करने के लिए हमसे राब्ते करते हैं, क्योंकि हमने तो डील्स की हुई हैं। उसने सिंपल क्या करना है, हमें आर्टिकल सेंड करना है, हमने पब्लिश करवा के उसे लाइव लिख दिया था। डेफिनेटली ऐसा होता है, लेकिन देखें मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ कि जो किसी फील्ड में आप होते हैं ना कहीं थोड़े बहुत लूप होल्स होते हैं। लेकिन आपने एक चीज अपने दिल में बिठानी है कि जो रिस्क आपकी किस्मत के है ना वो किसी और को नहीं मिले। अब जितनी साइटें हमारे पास हैं, तो मैंने जो अपनी आउटरीच हमारी है वो तकरीबन 25 से 30 हज़ार साइटों की आउटरीच है, जो हमने खुद आउटरीच करवाई हुई है प्रीवियस कोई 3-4 सालों के अंदर। तो अब उन 25 से 3 हज़ार साइटों में अगर देखें ना, तो पूरी मार्केट में जो फेसबुक पे हम जाएं या बाकी लोकल मार्केट देखें, जो सी मर्जी साइट उठा के देख लें, वो हमारी लिस्ट में लाजमी होगी। इसका मतलब क्या है कि जो साइट हमारे पास है वो किसी और के पास भी है। और मार्केट में मतलब मैं बताता हूँ 400 से 500 साइटें ऐसी हैं, आप किसी से भी लिस्ट मांगेंगे ना, वो साइटें आपको लाजमी मिलेंगी। लेकिन क्या है, आप देखिए एक साइड मेरे पास है, एक साइड मेरे पास है, इस तरह फर्ज करें ये आजकल काफी हॉट टॉपिक है। MSN.com एक प्रीमियम साइट है, लेकिन उस पर सस्ते में गैस मिल रही थी। अब MSN.com जो है, उसके जो ऑथर्स हैं, जो पब्लिशर्स हैं, कई हैं, मल्टीपल लोग हैं उसके पब्लिशर। अब मैंने एक माह के अंदर उसके कुछ 20 से 25 आर्टिकल पब्लिश करवाए हैं, और एक बंदे ने 50 आर्टिकल पब्लिश करवाए। साइट वही है, लेकिन देखिए क्या हुआ कि साइट सब लोगों के पास सेम है, लेकिन क्लाइंट तो डिफरेंट है ना सब लोगों के पास। तो जिसको जिसकी किस्मत का रिस्क है उसे वहां से मिल जाना है। इसलिए आप ये शीट शेयर करने के दौरान आप ये ना समझे कि यार मेरी शीट को कोई और आउटरीच कर लेगा, कर रहा है तो करने दें। आउटरीच करना इतना आसान काम नहीं है। पूरा पूरा महीना लगा के बाद उसको 15-20 साढ़े 30 सारी निकलती हैं जो काम की होती हैं। अभी भी मसला हमारे साथ क्या हुआ है कि हमारे पिछले 2 साल में जो आउटरीच हमने करवाई थी 2022 से लेके ये 24 तक, यहाँ तक जो करवाई थी, उनमें से आधी साइटें ऑलमोस्ट 5,000 साइटें थी। मैंने चेक करवाई, उनके स्टैट्स मैंने दोबारा चेक करवाए कि साइटें कौन सी, क्योंकि स्टैट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं।
लेकिन जब रिसेंटली गूगल की अपडेट आई 2 3 माह पहले, तो बहुत सारी साइटों के स्टैट्स गिर गए। अब जब मैंने उनको रिसेंटली अपडेट करवाया है, तो 5,000 में से उस वक्त साइटें कितनी अच्छी थी, 5,000 थी। अब उन 5,000 में से सिर्फ कोई 1,000 के करीब साइटें काम की निकली हैं, बाकी सारी फजूल। बाकी सारी गिर गई हैं, फजूल हो गई हैं, क्लाइंट को पसंद नहीं आएंगे। अजान जरा सुन ले, उसके बाद मैं ऑनलाइन स्टूडेंट की तरफ से भी क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह। अजान की जरा 2 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं। अच्छा जी। ऑनलाइन, अच्छा क्वेश्चन आपका पूरा हो गया कि अभी मजीद है? इसके बाद कर लेते हैं, फिर वन पे वन कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे जी ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन है, अनम अफजल हैं, जिनके क्वेश्चन है वो आप वो हैंड रेज कर सकते हैं। आपके पास देखिएगा ऑप्शन आ रही होगी हैंड रेज करने की। वो हैंड रेज करें, मैं उनको माइक इंशाल्लाह ऑन कर दूंगा। क्वेश्चन आंसर का टाइम कब होगा? अभी हो गया जी, बस अभी क्वेश्चन आंसर ही करेंगे। मुझे एक आज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल सकती है। रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह हर लेक्चर की मिलेगी आपको। नो फॉलो बैकलिंग का क्लाइंट को क्या फायदा होगा, मैंने बता दिया कि क्लाइंट को डबल फायदा होगा। क्लाइंट को ट्रैफिक भी मिलेगी उससे, और क्लाइंट को उससे जो है सिफारिश भी मिलेगी। सिफारिश का फायदा क्या है कि गूगल में उसकी रैंकिंग। तो नो फॉलो का, अच्छा नो फॉलो के क्या फायदा होगा, सॉरी। लेकिन नो फॉलो का मतलब ये है कि ट्रैफिक मिलेगी। नो फॉलो का मेन मतलब क्या है? आज से कुछ 4 4 5 साल पहले गूगल सिर्फ ट्रैफिक देती थी नो फॉलो से। लेकिन अब क्या है कि गूगल ने नो फॉलो की भी थोड़ी सी वैल्यू रख दी है। तो अब ये समझ लें कि अगर एक वेबसाइट से आप डू फॉलो लिख लेते हैं, उसका मतलब है 100% सिफारिश। अगर आप उसी साइट से नो फॉलो लिख लेते हैं, उसका मतलब है 1% सिफारिश। यानी अगर नो फॉलो लिख लेंगे तो उसकी भी वैल्यू होगी, हल्की सी सिफारिश मिलेगी लेकिन बड़ी कम होगी। बात समझ रहे हैं ना? डू फॉलो का मतलब है स्ट्रॉन्ग सिफारिश, और नो फॉलो का मतलब है बहुत ही हल्की सी सिफारिश। अगर नो फॉलो वाली 100 गैस पोस्टें लगाएंगे तो वो एक डू फॉलो वाली के बराबर हो गया। तो कुछ ना कुछ फायदा तो मिलेगा डेफिनेटली। अच्छा, इसके बाद आई हैव अ क्वेश्चन। प्रीमियम साइट्स कौन सी होती हैं? प्रीमियम साइट्स वो होती हैं जिनके स्टैट्स बहुत अच्छे होते हैं। अब स्टैट्स कैसे फाइंड करते हैं, स्टैट्स कौन कौन से देखने हैं हमने, वो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में बात करेंगे। तो कल मैं एग्जांपल भी दिखाऊंगा आपको प्रीमियम साइट्स की। वैसे मैंने भी जो दिखाई थी ना आपको, टॉम्स गाइड, ये भी एक प्रीमियम साइट है। ऐसी साइट जिसकी ट्रैफिक लाखों में हो, जिसकी अथॉरिटी पावर अच्छी खासी हो, उसको बोलते हैं प्रीमियम साइट है। लेक्चर की रिकॉर्डिंग नेक्स्ट स्टेज की ये सेंड कर देंगे, ग्रुप पे सेंड कर देंगे आपको इंशाल्लाह।
हम क्लाइंट को गेस्ट पोस्टिंग के चार्जेस पे करने होंगे। हमें क्लाइंट को गेस्ट पोस्टिंग के चार्जेस पे करने होंगे, क्लाइंट को नहीं, वेंडर को पे करने पड़ेंगे ना। हम वेंडर, क्लाइंट हमें पे करेगा, हम आगे से वेंडर को पे करेंगे, अपना प्रॉफिट रख लेंगे, बाकी वेंडर को पे कर देंगे। अच्छा जी, क्लाइंट से पेमेंट लेंगे और आर्टिकल पब्लिश होने के बाद एडमिन को पे करेंगे जी। वेबसाइट टू वेबसाइट ये वेरी करता है। कुछ साइटें ऐसी होती हैं जो कि आपसे पैसे पहले लेती हैं और आर्टिकल बाद में पब्लिश करके देती हैं आपको। कुछ साइटें, लेकिन मैक्सिमम साइटें वो होती हैं जो पहले आपका आर्टिकल लाइव कर देंगी और उसके बाद आपको बाद में पैसे लेंगे आपसे। 24 आवर्स के अंदर या 48 आवर्स का टाइम देंगे आपको कि आप लिंक चेक कर लें अच्छे अंदाज से और उसके बाद पेमेंट कर दें। क्लाइंट को सेंड कर देंगे, क्लाइंट से पैसे ले लेंगे। मतलब हमने क्या करना है, फर्ज करें किसी वेंडर ने हमें 24 घंटे का टाइम दिया है कि लो जी ये आपका आर्टिकल पब्लिश हो गया है, अब 24 घंटे है आपके पास, मुझे पैसे दे दें। अब आपने क्लाइंट को आर्टिकल फॉरवर्ड कर देना, उसका लो जी आपका आर्टिकल पब्लिश हो गया है, अब तुम्हारे पास 12 घंटे हैं। वेंडर हमें कितने घंटे का, 24 घंटे, हमने क्लाइंट से कितना कह दिया, 12 घंटे। क्लाइंट हमें 12 घंटे में पेमेंट दे देगा। हम उन्हीं पैसों में से अपना प्रॉफिट रख के बाकी पैसे किसको भेज देंगे, वेंडर को भेज। हाउ टू फाइंड क्लाइंट्स। जी, ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इसका जवाब बहुत लंबा है। इंशाल्लाह हम पूरे कुछ 7-8 लेक्चर में इसका जवाब देंगे आपको कि क्लाइंट्स कैसे फाइंड करने हैं। क्योंकि पहले जो 3 लेक्चर्स आपके हैं, आज का, कल का और परसों का, पहले 3 लेक्चर आपके वेंडर्स के मुतल्लिक़ है और इसके बाद जितने भी लेक्चर आपके होंगे वो सारे क्लाइंट्स से मुतल्लिक़ हैं। तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म को हम इंशाल्लाह वहां देखेंगे। काइंडली प्रॉफिट मार्जिन सर रिपीट कर देंगे सर, दोबारा मुझे क्लियर नहीं हुआ। प्रॉफिट मार्जिन देखिए, अभी इसकी हम बात नहीं कर रहे। प्रॉफिट मार्जिन साइट टू साइट वेरी करता है और क्लाइंट टू क्लाइंट भी वेरी करता है। मैं अक्सर क्लास में बताता हूँ कि एक ही वेबसाइट मैंने किसी क्लाइंट को बेची $10 में और वही साइट मैंने किसी और क्लाइंट को बेच दी $100 में। साइट बेचने से मुराद है कि उस पर गेस्ट पोस्ट, एक क्लाइंट से $1 प्रॉफिट कमाया और दूसरे क्लाइंट से मैंने उसी पे $100 प्रॉफिट कमा लिया। तो बात में तो अगला बंदा देखते हैं ना, अगला बंदा कहाँ पे, अगर तो वो लोकल रीसेलर है तो डेफिनेटली वो इतने पैसे नहीं खर्चेगा। अगर वो किसी, अगर फर्ज के इंडिया से बांग्लादेश से क्लाइंट है वो पैसे ज्यादा नहीं खर्चते। लेकिन अगर कोई यूएस से यूके से क्लाइंट है वो पैसे ज्यादा खर्च लेते हैं आमतौर पर। तो फिर हम क्लाइंट की के साथ बातचीत करके अंदाजा लगाते हैं ये क्लाइंट क्लाइंट कितनों को पे कर ले, उस लिहाज से फिर आगे उसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं। बाकी जब लिस्ट हमारी बनेगी तो उस पर इंशाल्लाह मैं बताऊंगा फिर आपको। मैंने सारा कोर्स 2 3 बार देखा है, नोट्स भी बना लिए हैं, बट ऑर्डर पे स्टक हूँ। ओके, इंशाल्लाह कोशिश करते हैं जहां जहां आपके मसाइल हैं वो इंशाल्लाह हल किए जाएं। हमें खुद अपनी ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट करनी होगी। देखिए ये कंपल्सरी नहीं है, मैंने आपको पहले बता दिया कि जीबीओबी का मतलब ये नहीं है कि हमें अपनी साइट बनानी पड़ेगी। हमने किसी की साइट पे काम करना है, ठीक है ना। हमने दूसरे लोगों से राब्ते करके, वेंडर से राब्ते करके उनके साथ डील कर लेनी है। हमारे पास अपनी चीज कोई नहीं है, हमारे पास सिर्फ बार्गेनिंग स्किल होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। हम वेंडर की साइटों से राब्ते करके डील करके उन्हीं साइटों पे गेस्ट पोस्टिंग क्लाइंट को भेज देंगे। हाँ, अगर हमारी अपनी साइट हो तो एक प्लस पॉइंट है, लेकिन ये है कि अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है। वेंडर के साथ डील करने के लिए फॉर फार्मूला है, ये बात अब इंशाल्लाह हमारी होगी। तो आज हमने बेसिक बातें देखी हैं। कल के लेक्चर में वेबसाइट्स फाइंड कैसे करनी है वो देखेंगे और परसों के लेक्चर में उनको हमने मेल्स किस तरह करनी है और क्या करनी है, बातचीत किस तरह करनी है, बार्गेनिंग किस तरह करनी है, डिस्काउंट कैसे करवाना है, वो सारी बातें परसों के लेक्चर में इंशाल्लाह होंगे। जी, यहां से अब मुझे बताएं, सवाल किसी का है, जिनके क्वेश्चन मजीद हैं वो हैंड रेज कर ले, मैं उनका माइक ऑन कर दूंगा इंशाल्लाह यहाँ से। जी। हम्म। डेफिनेटली टूल्स से हम निकाल सकते हैं। जो टूल हम कल इस्तेमाल करेंगे, एहरफ, सेसियम, रश है, मोज है, वहां से हम लिस्ट निकाल सकते हैं उसकी। लेकिन ये जो लिस्ट मैं बात कर रहा था ये क्लाइंट ने मुझे खुद प्रोवाइड की थी। ये क्लाइंट ने ही मुझे प्रोवाइड की थी कि ये मेरी साइट है, मैं इन पे लगवा चुका हूँ ऑलरेडी, अब इसके अलावा मुझे साइटें और चाहिए। तो हम फिर क्या करते हैं, उसके अलावा साइटें, न्यू साइटें निकाल के उनको अप्रोच करके फिर क्लाइंट को देते हैं जी अब जरा वो देखेंगे साइट ठीक है कि नहीं ठीक है। नहीं, उसमें कर लें तो बेहतर है। अगर कर ले तो अच्छी बात है, बहुत सारे लोग नहीं करते, लेकिन हमारे नज़दीक ये है कि उस पर करनी चाहिए। ऑन पेज के लिए भी करनी चाहिए, ऑफ पेज के लिए भी करनी चाहिए। शॉर्ट लिस्ट कहाँ से देना पॉसिबल नहीं है पूरी एक कहने के वो है। लेकिन इसमें यह है कि इन शॉर्ट में बाकी लोग एक्चुअली उनको शायद समझ ना आ रही हो ऑफ पेज ऑन पेज की एसईओ की टाइप्स हैं। ऑफ पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ। तो ऑफ पेज एसईओ में हम जब कीवर्ड रिसर्च करते हैं गेस्ट पोस्टिंग के लिहाज से, तो हम ये देखते हैं कि हम जिस वेबसाइट पे पब्लिश करना चाह रहे हैं ना आर्टिकल, वो वेबसाइट किन टॉपिक्स पे रैंक कर रही है।
अगर हम उससे मिलते जुलते टॉपिक्स के ऊपर आर्टिकल लगवाएंगे तो उसके रैंक होने के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। और जब उस पे वो आर्टिकल रैंक होगा तो फायदा अल्टीमेटली उसे भी मिलेगा और हमें भी मिलेगा। जी, टूल से निकाल सकते हैं, टूल से फाइंड कर सकते हैं। जी, इसके अलावा जी एहरस से ट्रैफिक चेक करते हैं। जी कल करेंगे इंशाल्लाह। एहरस भी है, एसईएम रश है, और भी टूल्स हैं। टूल्स की बातें सारी कल आएंगी इंशाल्लाह, स्टेप बाय स्टेप है ना, सारी बातें तो आज नहीं बताई जा सकती, टाइम कम हो जाता है। अच्छा जी, कुछ लोगों ने हैंड भी रेस किया, जरा उनकी बात भी हम सुन लेते हैं। दो लोगों ने हैंड रेस किया, इमरान इसहाक साहब हैं। जी इमरान साहब, मैं जरा स्पीकर अपना जरा ऑन कर लूँ, जरा देखना पड़ेगा। जी आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं पूछना चाह रहा था कि वेंडर के साथ जो प्राइस हमने डील करनी है उसके लिए कोई फार्मूला है? नहीं, फार्मूला कोई नहीं है इसमें, देखिए इस तरह लोकल मतलब जैसे मार्केट। डीए डीआर और ट्रैफिक को देखते हुए हम डिसाइड करें कि इसकी इतनी प्राइस होनी चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा होता है लोकल मार्केट्स के अंदर, मतलब लोकल मार्केट, ये जो सब्जी लेने जा रहे हैं कोई सब्जी, तो वहाँ रेट्स होते हैं। ये तो इंटरनेशनल मार्केट है, हर वेबसाइट का मालिक उसकी अपनी मर्जी है। हम स्टैट्स की बेस पे रेट डिसाइड नहीं कर सकते, हमें मालिक को ही मनाना पड़ेगा, उससे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, उसको बातों बातों समझाना पड़ेगा कि तुम हमें कम प्राइस में दो, तुम्हें ज्यादा फायदा हो। तो इसमें कोई पेट फार्मूला या कोई रूल या कोई इसमें कह लें कि कोई इस तरह के असूल नहीं है इसके अंदर। अ, जी सर, मेरे साथ यही प्रॉब्लम आ रहा है कि एक ही वेंडर है, एक बंदे को उसने कम प्राइस दे दी है और दूसरे को अगर वो ज्यादा दे रहा है तो डेफिनेटली क्लाइंट उसके पास जाएगा जिसकी प्राइस कम है। डेफिनेटली तो ऐसे ये ही है। इशू आ रहा है सर। जी, इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह, इस पे कल या परसों बात करेंगे इंशाल्लाह। चलें, ठीक हो गया, थैंक यू ओके, सर। थैंक यू सो मच। अच्छा, जिसके बाद अनम अफजल साहिबा हैं। जी मिसाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर एक तो ये है कि जो फेस टू फेस पे आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं काइंडली उनको रिपीट कर दिया करें, ताकि ओके। उससे पता चल जाता है कि दफा वो हमारा ही क्वेश्चन होता है तो उससे समझ आ जाती है कि किस चीज का आंसर किया जा रहा है। और जी, सेकंड मैंने ये पूछना था कि इसका तो हमें पता चल जाता है कि कौन सी साइट कितनी क्रेडिबल है जो वेंडर साइट है, लेकिन क्लाइंट की क्रेडिबिलिटी चेक्स क्या होंगे? क्लाइंट के क्रेडिबिलिटी चेक जो है ना, वो डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे तब ही इस पे बात करें जब हम क्लाइंट्स की बात करेंगे। लेकिन क्लाइंट्स में हम ये देखते हैं कि पहली चीज तो होता है ना, उसकी कंट्री देखते हैं हम। जो पहला चेक है वो उसकी कंट्री होता है, कि वो किस कंट्री से है। अगर तो वो एशियन सही। कंट्री से है तो उसके उसके बजट ऑलमोस्ट कम होता है, नॉर्मली कम होता है। 100% नहीं, पाकिस्तान से भी बड़े अच्छे क्लाइंट्स मिल जाते हैं हमें, लेकिन इंडिया से भी अच्छे क्लाइंट्स मिल जाते हैं। लेकिन ये है जी कि जी। नॉर्मली एशियन कंट्रीज में जो क्लाइंट्स होते हैं उनके बजट कम होते हैं। अगर यूरोपियन कंट्री में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, वहाँ उनके बजट बेहतर, निश्चितन बेहतर होते हैं। लेकिन वहाँ भी फिर डिपेंड करता है कि उनका बिजनेस क्या है, वो क्या काम कर रहे हैं। जिस तरह आप देखिए, कैपकट एक बड़ी कंपनी है, इनका बजट अच्छा होता है। अगर एक नई कंपनी स्टार्ट हुई है, उससे लिंक बिल्डिंग का पता ही नहीं है कि लिंक बिल्डिंग से क्या जी। फायदा मुझे मिलेगा, तो वो थोड़ा सा हेजिटेट करेगा, मैं ज्यादा पैसे लगाऊं कि ना लगाऊं। वो कोशिश किया होगी कि सस्ते पैसों में काम करवाए। तो इसलिए जो क्लाइंट क्लाइंट चीजें वेरी करती है, लेकिन बेसिक जो पैरामीटर है वो यही है कि नॉर्मली आपको यूरोपियन कंट्रीज में और अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया वगैरह में क्लाइंट्स आपको बेहतर मिलते हैं। और बेहतर क्लाइंट्स वो वाले होते हैं जिनका अपना बिजनेस बेहतर होता है, वो ज्यादा बेहतर खर्चने के माइंड में होते हैं। लेकिन अगर कोई बिल्कुल स्टार्टर है तो वो कोई इतना अच्छा पे नहीं करता। फिर भी क्लाइंट से बातचीत करके फिर हमें आइडिया मिलता है कि क्लाइंट ज्यादा पे करने वाला है, ये कम पे करने। और बाकी क्लाइंट के क्या पैरामीटर्स हैं, ओके, क्लाइंट थैंक यू। फंड कैसे करने हैं, कौन बंदा हमारा क्लाइंट हो सकता है, कौन नहीं हो सकता, ये सारी बातें आगे लेक्चर्स में इंशाल्लाह हमारी आएंगी, उस पर करेंगे बात इंशाल्लाह। ठीक है जी। थैंक यू सर। और ओके। सर रिकॉर्डिंग इसकी दे दीजिएगा, आज मैं लेट ज्वाइन कर पाऊंगी। जी इंशाल्लाह, रिकॉर्डिंग आपको हर लेक्चर की मिला करेगी डेली बेसिस पे इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू। ओके जी, मोस्ट वेलकम। ले जी, इसके बाद आखिरी क्वेश्चन एक ले लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन है किसी का, मुझे बताएं। जी आप क्वेश्चन पूछे, फिर आगे ऑनलाइन। जी जी। डू फॉलो का मतलब है फॉलो करो, ठीक है ना। अगर लिंक लगा हुआ जो है वो डू फॉलो लिंक है, इसका मतलब क्या है कि जिस साइट पे हमने डू फॉलो लिंक लगवाया है, वो साइट गूगल से कह रही है कि इस फलां क्लाइंट की साइट को फॉलो करो। इसका मतलब क्या होगा, इसका आसान अल्फाज में मतलब ये है कि डू फॉलो जिस पे लिंक लगा हुआ है वो साइट हमारी साइट की या क्लाइंट की साइट की सिफारिश कर रही है। उस सिफारिश से क्या होगा, गूगल की नज़र में हमारी साइट की या क्लाइंट की साइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, हमारी साइट ऊपर रैंक करेगी। ऊपर रैंक करेगी तो क्या होगा, ट्रैफिक आएगी, पैसे आएंगे। ठीक हो गया। तो डू फॉलो का मतलब है स्ट्रॉन्ग सिफारिश।
और नो फॉलो का मतलब है नो सिफारिश, या बिल्कुल मामूली सी हल्की सी सिफारिश। ठीक है। मैंने बताया ना आपको, यहाँ पे देखिए जरा, ये बात मैंने अभी जिक्र की थी कि लिंक डू फॉलो है या नो फॉलो है। उसके लिए हमने यहाँ पे क्लिक किया था, फिर इंस्पेक्ट पे क्लिक किया था, और क्लिक करने के बाद ये हमारे पास यूआरएल खुल गया था, ये वाला। यहाँ पे लिखा ना she-want.com। आप देखना इस लिंक से पहले या इस लिंक के बाद में कहीं भी अगर नो फॉलो लिखा हुआ है तो फिर ये नो फॉलो है। उसी लाइन में, इस सेम लाइन के अंदर, ये जो लाइन हाईलाइट हुई हुई है ना, इसी लाइन के अंदर अगर नो फॉलो लिखा हुआ है तो वो नो फॉलो है, वरना वो क्या है, वो डू फॉलो। नो फॉलो होने के लिए यहाँ नो फॉलो का लिखा होना लाजमी है। जी जनाब। नहीं, ऊपर नीचे नहीं, सिर्फ ये जो पट्टी हाईलाइट हुई है, सिर्फ इस हाईलाइटेड पट्टी को देखना हमने। इस पट्टी के अंदर अगर नो फॉलो कहीं लिखा होगा तो फिर नो फॉलो है, वरना डू फॉलो। ऊपर नीचे नो फॉलो लिखा हो सकता है, वो मैटर नहीं करता। डेफिनेटली कर सकती है, तो उसमें डिपेंड करता है कि उस बंदे ने अपनी उस वेबसाइट को डेवलप कैसे किया था, किस अंदाज से किया था, उसने गूगल को किस अंदाज से समझाया था कि मेरा टॉपिक कौन सा है। बास को ऐसा होता है कि कोई वेबसाइट, जिस तरह हमारी वेबसाइट है डिजाइन्सवैली.com, अब डिजाइन वैली बिजनेस और टेक के इन दो टॉपिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा रैंक कर रही है। टेक और बिजनेस, इन दो टॉपिक्स के ऊपर। हालांकि इसके ऊपर सॉफ्टवेयर, इसके अलावा जो ऐप डेवलपमेंट है, इसके अलावा चंद एक चीजें और भी हैं, उसमें तो भी आर्टिकल लगे हुए हैं, लेकिन ये टेक और बिजनेस पे ज्यादा रैंक कर रही है, क्योंकि गूगल ने पहचान लिया है कि ये वेबसाइट इन दोनों टॉपिक पे ज्यादा अच्छा लिख रही है। तो आप जिन टॉपिक्स पे ज्यादा अच्छे अंदाज से काम करते हैं, उन टॉपिक्स पे आप रैंक कर जाते हैं। वो मल्टीपल भी हो सकते हैं। अच्छा जी, एक क्वेश्चन और है जी। यहाँ पे ऑनलाइन स्टूडेंट की तरफ से आप जरा अपना माइक ऑन कर लें। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये पूछना था कि जब हम किसी की गैस पोस्टिंग लगवाएंगे तो कितने अरसे तक की लगती है, और दूसरा ये कि वो क्या वो रैंक भी वही फिर वेबसाइट कितने अरसे तक रैंक करेगी, ये सब लास्ट कैसे बात पता दोबारा चलेगा बताइएगा। कि अगर हम जिस वेबसाइट पे उसकी गैस पोस्टिंग लगवा रहे हैं तो क्या वो गैस पोस्टिंग जो है वो टॉप पे ही आएगी, ये कैसे पता चलेगा, या कितने अरसे तक टॉप करेगी। चले देखिए, दो क्वेश्चन आपके हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि गैस वो जब लगाते हैं वो कितनी टाइम के लिए रहती है वहां पे पोस्ट। तो ये देखें, मोस्टली हमारी जो डील होती है वो लाइफ टाइम होती है। लाइफ टाइम से मुराद क्या है कि जब तक वेबसाइट की लाइफ है, जब तक अगली वेबसाइट जिंदा है, वेंडर की वेबसाइट, तब तक हमारी पोस्ट वहां लगी रहेगी। ठीक है ना। लेकिन कुछ वेंडर ऐसे होते हैं जो आपको शुरू में बता देते हैं, लो जी आपकी पोस्ट हम 1 साल बाद डिलीट कर देंगे या 6 माह बाद डिलीट कर देंगे, या अगर 6 माह तक लगवानी है पोस्ट आपने तो ये पैसे हैं, साल के लिए ये पैसे हैं, और लाइफ टाइम के लिए ये पैसे हैं। उनके रेट्स अलग अलग होते हैं। लेकिन मोस्टली केसेस में ये गैस पोस्ट क्या होती है, ये लाइफ टाइम होती है। जब तक वेबसाइट जिंदा है तब तक आपकी पोस्ट भी वहां पे लाइव रहती है। अगला सवाल इनका ये है कि जब पोस्ट लगवाते हैं तो क्या वो टॉप पे शो होती है। अब जब पोस्ट हम लगवाते हैं तो थोड़ी देर के लिए वो टॉप पे शो होती है, लेकिन जब और पोस्ट से लगती रहेंगी तो हमारी पोस्ट नीचे चलती जाएगी और नई पोस्ट ऊपर आती जाएंगी। तो लिहाजा डिपेंड करता है कि उस वेबसाइट पे नई पोस्टें कितनी लगी है। देखो, तो नई पोस्ट कभी कभी लग रही है तो हमारी पोस्ट ज्यादा देर के लिए ठहरेगी, फर्स्ट पेज के ऊपर ज्यादा देर के लिए स्टे करेगी। लेकिन अगर नई पोस्टें बहुत ज्यादा लग रही हैं, जिस तरह कई साइटें ऐसी हैं उनपे एक एक दिन के अंदर सैकड़ों गेस्ट पोस्टें लगती हैं, तो अगर जिसपे सैकड़ों पोस्टें लग रही हैं एक दिन के अंदर, हम पोस्ट लगाएंगे उसी दिन में 100 पोस्टें और लग गई, हमारी पोस्ट पीछे चलेगी। लेकिन पीछे जाने का इतना नुकसान नहीं होता, मतलब इतना नुकसान नहीं होता, लिंक तो लगा रहता है ना, लिंक का फायदा मिलता रहता है हमें। सिर्फ जो ट्रैफिक आती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, बस ये थोड़ा सा मसला होता है। ठीक है। नहीं, प्रीमियम के अलावा भी साइटें ऐसी होती हैं जहाँ पे ज्यादा पोस्टें लग रही होती हैं। अब ये एक इन्होंने क्वेश्चन के भी किया था एक स्टूडेंट ने यहाँ पे, कि मैंने एक बंदे ने प्राइस की वेबसाइट से ली तो प्राइस ज्यादा बताई उसने, दूसरे बंदे ने उसी साइट से डील की लेकिन कम प्राइस में कर ली। तो ये प्राइस में डिफरेंस क्यों आता है, इस पे भी बात करेंगे इंशाल्लाह, ये कल या परसों इस पे बात करेंगे। तो नहीं जी, आखिरी एक दो क्वेश्चन जो चैट में आ रहे हैं उनको देखने के बाद मैं लेक्चर को वाइंड अप करूंगा। वेबसाइट की कंट्री इंपॉर्टेंट है या वेबसाइट पे आने वाली ट्रैफिक की कंट्री इंपॉर्टेंट है। वेबसाइट पे आने वाली ट्रैफिक की कंट्री इंपॉर्टेंट है। ट्रैफिक किस कंट्री से आ रही है वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट स्टेज की जीमेल आईडी
मिल सकती है जी। मैंने बताया जी ग्रुप में सेंड हो जाएगी इंशाल्लाह। मैं यहाँ भी सेंड कर देता हूँ, nas.gbob@gmail। आ गई है जी, ग्रुप में आ गई है, लेकिन मैंने यहाँ भी सेंड कर देता हूँ, फिर भी आप ले जी। तो इस पे आप ईमेल कर सकते हैं। ओके जी, आज के लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। कल इंशाल्लाह फिर हम वेंडर्स किस तरह फाइंड करने हैं, उनसे हमने उनके स्टैट्स किस तरह फाइंड करने हैं, उनको फिल्ट्रेशन हमने किस तरह करनी है उनकी, वो सारी बातें कल देखेंगे। और रिकॉर्डिंग आपको इंशाल्लाह तकरीबन 9 बजे तक जो है रिकॉर्डिंग आपको शेयर हो जाएगी। थैंक यू सो मच जी, आप सबका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।